यहाँ राइजिंग भारत के पटल पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर होंगे एक वार्ता चर्चा के लिए। आई नो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनसे पूछने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत कहाँ जाएगा आगे जाकर। 2047 का ये जो लक्ष्य है विकसित भारत का, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस तक कैसे पहुँच सकते हैं। Theme of Rising Bharat, ladies and gentlemen, has been to lead for global good and how we can set the tone for a future जहां हम ये कह तो सकते हैं, I'm going to quote प्रसून जोशी जी, कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पर इससे आगे जाकर हमें ये कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं संसार ये रहना चाहिए, संस्कृति ये रहनी चाहिए, सभ्यता ये रहनी चाहिए और हमारी पृथ्वी इस लेवल पर, इस तर्ज पर रहनी चाहिए कि आगे की पुश्तें भी, पीढ़ियां भी यहाँ रह सकें। दोस्तों, भारतीय राजनीति की बिसात पर आज की तारीख में अगर किसी की साख है तो वो है श्री अमित शाह। उन्हें यूं ही चाणक्य की उपाधि नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय और बेहद करीबी तो ये है ही दोस्तों, विश्व में लोकतंत्र में इनके जैसे नेता बहुत कम हैं। नजरिया या दृष्टिकोण 3 फीट से हो या 30,000 फीट से, इनका फोकस हर लेवल पर क्लियर है। इनकी कर्मठता और पीएम मोदी जी के साथ इनकी अभेद पार्टनरशिप, इसकी वजह से भारत में पिछले कई वर्षों में इतिहास रचा गया है। 370 हटा, एक देश एक विधान हुआ, इंस्टेंट 3 तलाक बाधित हुआ, समाज से कुरीति हटी, CAA नोटिफाई हुआ, विभाजन के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन कर भागे कई दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को पहचान मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उस लौह पुरुष की जैसी एक भारत के प्रति अड़ी निष्ठा रखते हुए आज हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। स्वागत करना चाहेंगे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिनसे वार्ता करेंगे श्री राहुल जोशी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ, नेटवर्क 18। अमित जी, आपका हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि कल सुबह 4 बजे तक मीटिंग चल रही थी, कल आप हमारे साथ नहीं जुड़ सके, आज आप आए हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं और आपके ही पास सारे जवाब भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना एक मिनट, बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। पर इस बार अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के, आज़ादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हाँ मैं भारतीय हूं। और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ कोई भी जाता है, इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब
जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हर एक को बैंक अकाउंट, हर एक घर में नल से जल, हर एक घर में शौचालय, हर एक घर में गैस और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, सीएए लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहाँ विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपने मेरे एक ही सवाल में 3-4 जवाब दे दिए, तो ये माहौल, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बनेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहाँ टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था, इसमें से 81% चंदा कैश से आता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था। 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ। 18 में एंड पे भी ये 17% पर रहा और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसपेरेंट वे से आगे किया था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इसमें इतना ही है कि बहुत बड़ा देश है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है। अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे। मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला। अब जो व्यवस्था होगी, इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि कैश से लेना है। और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। और हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, ये मिथ्या है। 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें हैं। हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। और एक काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6,000 करोड़ मिला, इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं, इसमें 3,071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है, जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है। और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमें 2640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है। तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े धाराशास्त्री, जो ये पूरी सिस्टम के फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी राजनेता ही है ज्यादातर, चंदे वाली कैश चंदे वाली व्यवस्था का फायदा उठाने वाले, वो उनका आर्गुमेंट था कि इससे सरकारी नीतियां प्रभावित होती है। उनको ये मालूम नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट बनने के बाद कोई नीति आ नहीं सकती।
तो ज्यादातर चंदा तो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में हमारा आया है 90% चंदा। राहुल जी, इसको हफ्ता वसूली कहते हैं, खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी ठीक है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है, मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा, ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडी अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से, जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी, उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक चीज जो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सारा करीब 14 कंपनियों का पैसा जो है करीब 4000 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने तब खरीदे हैं जब उनके वहाँ कोई किसी प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड हुई है, जैसे कि ईडी या सीबीआई। मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है वो 6000 करोड़ में हुआ हो जो घमंडिया गठबंधन को मिला है। हमारा जहां तक सवाल है, चुनाव के 40 दिन में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जिनमें रेड हुई है वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया। हाँ, अभी आएगा ना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल आप कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है, तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है, ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है, और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर आरोप। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया, कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े किसके, इसका जवाब देना चाहिए उनको, और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे। ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे ढेर सारे पीआई लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे, 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे, और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा।
ये वास्तविकता है। तो अमित जी, क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर इस तरह के कोई नेता जिन पर कार्यवाही चल रही है वो पलटकर बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं भाई तो आश्वस्त करने की जरूर नहीं भैया। राहुल, तुम भी पत्रकार हो, तुम चले जाओ कोर्ट में कि फला नेता का ये काला भ्रष्टाचार है, आप इस पर कार्यवाही, कोर्ट सबको ऑर्डर देती है। तुम ही चले जाओ ना, छोड़ो इंडिया अलायंस। मैं सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित रखता हूं अपने रोल को। अगला 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 सवाल अमित जी, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरता जा रहा है। हमने पहले भी देखा है, पहले भी चुनाव हुए हैं, शुरू में तो लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऑपोजिशन भी बड़े मुद्दों पर अटैक करता है, पर जैसे जैसे पास आता जाता है स्तर गिरता जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को गोली मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह का जो डिस्कोर्स और वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूं। ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, जायज विरोध भी किया जाता है, विकास की बातें होती है, एजेंडे की बातें होती है, भारत के विकास की भी बातें होती है। मगर आप लोगों का ध्यान वो कंट्रोवर्शियल 1-1.5 मिनट पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि आपकी टीआरपी इससे जुड़ी हुई है। मेरे इंटरव्यू में से भारत का अच्छा क्या हुआ वो नहीं निकालोगे आप। सीए निकालोगे, 370 निकालोगे, ईडी निकालोगे, ये आपका काम है। खैर, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुझे जनता को भी बताना चाहिए। बात को पूरी सुनिए, सब अच्छी बातें भी होती है, ऑपोजिशन भी अच्छे विरोध के मुद्दे लेकर हमारा विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि देश में गाली गलौज की राजनीति हुई है, ये बात सही है आपकी। मोदी जी पर कुछ ज्यादा प्रेम है इन लोगों को, तो जब भी चुनाव आता है मोदी जी को गालियां बोलते हैं। मगर एक रिकॉर्ड है मोदी जी का 2001 से, जितनी जितनी गालियां ज्यादा पड़ती है, कमल इतना जोर से खिलता है, मोदी जी ज्यादा बहुमत पर। और इस बार भी यही होने, किसी के कहने से कोई मरता नहीं है। मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, जिसको गैस मिला है, घर मिला है, सुरक्षा मिली है, खाना मिला है, दवाइयाँ मिली है। कोई 1-2 लोगों की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों की दुआ हासिल हो, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़। थोड़ा बड़े मुद्दे की ओर जाते हैं। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए वो, बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहां पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। और इनको टॉप सेक्रेटरीज दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने भर्ती करे थे। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हुए और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, उनको ये नहीं दिखाई पड़ता। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है कि वो स्टडी ही नहीं करते हैं, जो उनको पकड़ा देते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वो सीधा पढ़ जाते हैं दुनिया के सामने, इसलिए वो फंसते हैं। अभी बात कर रहे थे कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट
हमारे देश के अंदर सालों से 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषयक निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी। पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये सारी चीजें नहीं समझ पाए। अमित जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफ़ी करीब है, CAA का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया CAA के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। CAA पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि CAA से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। CAA से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। CAA नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है। उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि CAA थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। CAA नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक CAA का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है आपकी? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो। शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। सैकड़ों हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है। क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या?
हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी। कहां लोड डालने का सवाल है। और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे। केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे। ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नई कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है। और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी। और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी। परंतु ये मोदी सरकार है, 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता। ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी। राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे तब। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद। और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी,
राजेंद्र बाबू, सबने स्वीकारा था, ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सबने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहाँ पावर में आनी है भाई? जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? अमित जी, थोड़ी सी बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहाँ पे कि मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है। पिछले 2-3 महीनों से वहाँ बहुत बार गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो सच अर्थ में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी है कि इस देश का 2 टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। जी, मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए 2 देश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा इस पार्टी को? इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एडिशनल 70 सीटें कहाँ से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहाँ से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूँ, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में आपके ढेर सारे स्पेस है जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह है, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई, मैं आपको कहता हूँ, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना,
मैं उस दिन आपके शो पर आऊंगा और बताऊंगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है। वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप ओडिशा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में, अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे? पांडियन जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम उड़ीसा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। उड़ीसा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उड़ीसा में सरकार बनाने की हालत में हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे। अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांडियन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता। हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे, इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है। चाहे 370 हो, पहले चाहे जीएसटी करना था, चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है। जो मुद्दा देश हित में होता है, इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 प्रदेश जहाँ पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र। थोड़ा उस पर बात करूँगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए। हम तो जहाँ थे वहाँ ही थे जी, हम गंगा किनारे वो पलट थे, के वापस फिर आ हम गए। गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं। वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी, बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी होंगे। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं। विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया। यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजीत पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर हम जा सकते हैं? 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजीत पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते। वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो, तब पार्टियां टूटती है। इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए।
कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होगी। और उसके बाद शिंदे और उसके शिंदे सेना और उसके बाद अजित पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा। कह रहे हैं लोग कि 30 के लगभग नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं हुई। पंजाब में क्या है? अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कोई कहीं कोई एग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह और देखिए, ये आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं, ये चलता है। इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक। हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है? दरवाजे बंद नहीं हैं, एनडीए में रह सकते हैं। अभी तो आपने बहुत जल्दी होगी, अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है, तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे, मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी, हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे। न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। वहाँ संदेशकाली के बाद आपकी स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूँ जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहाँ 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें, बड़ा वो है। 25 से ज्यादा। 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा? ये आपका जो साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफ़ी वीक हैं। पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी वहाँ 18 सीटों पे। वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा। तो वहाँ पे कैसे करेंगे ये? वहाँ पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0। आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है। ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका काला बाजारी में बेचा जा रहा है? क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है।
बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था। ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाई कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो। इस बार मोदी जी कश्मीर काफ़ी दिनों बाद गए। आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ पे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहाँ चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे? कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य का मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है। जी, एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे? ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे। और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया।
दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज़्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज़्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है। छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूँ, जब 5 किलो RDX पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो RDX पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नज़रिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा समझौते कर 9000 से ज़्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नारकोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना, और ढेर सारी चीज़ों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं, परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय, हर मंत्रालय में आज़ादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है, और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है, और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा। इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता। परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Home Minister. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for our esteemed guest.